चलिए गाइस, we'll get started. लास्ट टाइम हमने इशू ऑफ शेयर्स खत्म कर लिया था क्या? हम्म आज हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स से स्टार्ट करना है, करेक्ट? सबको पहले टेस्ट करेक्ट होके मिल गए? ठीक है, उसके सॉल्यूशंस भी हम सून डिस्कस कर लेंगे. मैं सिर्फ क्या सोच रहा हूँ, ये एक और टेस्ट, सेकंड भी टेस्ट हो गया ना मेरा. सेकंड टेस्ट का मैंने सॉल्यूशन अभी तक पेपर चेकर को शेयर नहीं किया है. मैं उसको ये एक कल थोड़ा और हेक्टिक है, उसके बाद थर्सडे या फ्राइडे को शेयर कर दूंगा. तो थर्सडे या फ्राइडे को जब मेरा सोल्यूशन बन जाएगा, तो आई थिंक सैटरडे को लेक्चर है. तो सैटरडे को मे भी दोनों का इकट्ठा करके अपन डिस्कस कर लेंगे. मतलब दोनों पेपर में कितना, आधा पौना घंटा लगेगा डिस्कस करने में, इकट्ठा ही कर लेंगे. ठीक है ना? तो दैट्स द प्लान अबाउट द डिस्कशन ऑफ दिस. कोई बात नहीं, मैं किसी को लेट होने के लिए चिल्लाने लायक बचा ही नहीं हूँ आज. हाँ वो. हाँ तो जैसे मिल रहा नहीं है. चेक करना पड़ेगा. एक सैटरडे तक दीजिए, फिर सैटरडे सब रहेंगे, क्योंकि आज तो मैं जल्दी निकल जाऊंगा आई थिंक, तो तब तक वो आएंगे नहीं. मैं बट बात ज़रूर करता हूँ. ठीक है. ऐसा होना तो नहीं चाहिए. उसी दिन हमने देखा था, रिसेप्शन पे ही रखा था, रखा होगा कहीं, बट ऐसा हुआ है तो बहुत सैड हो जाएगा. बट एटलीस्ट आई विल स्पीक टू देम. ऐसा नहीं होना चाहिए. चलो कोई बात नहीं, इशू ऑफ डिबेंचर्स स्टार्ट करते हैं. अपन ने इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड कुछ भी कभी पढ़ा हुआ नहीं है, राइट? ठीक है. सर पेपर आप नहीं चेक करते हो? नो ऑब्वियसली नॉट ईशान. कहीं पे भी कोई भी टीचर 99.99% पेपर नहीं चेक करते, पेपर चेकर से ही करवाते हैं. यस. बट यस, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द टीचर. आप लोगों के पेपर्स में आपको कोई भी डाउट्स लगे कि सर पेपर चेकर ने ये सही नहीं चेक किया है, वो सही नहीं चेक किया, तो वो ब्रिंग देम टू मी. ठीक है? तो फिर आपका भी क्लैरिटी आ जाएगा, कुछ भी डाउट्स वाउट्स रहा तो उस पर. ठीक है. पहले तो अपना लड़की लोगों ने तो सबने बहुत ही बढ़िया काम किया इस ट्रिप के. क्या पहले पूछ. हाँ क्या बोले? मैं तो मैं तो अब अलीबाग पहुंच चुका हूँ सब लड़कों के साथ. उसमें आई मूव्ड ऑन. आई मूव ऑन वेरी फास्ट दीज डेज, यू नो. तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ों का स्ट्रेस लेना बंद कर दिया. जिसको ट्राई करना है कीजिए. बट वी हैव गॉन अहेड विद द बुकिंग्स. भाई रिमाइंडर दे देता हूँ, किसी ने पैसा नहीं भेजा है, सब मैंने भरा हुआ है. हाँ हाँ. तो वो भी बोल दूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर पे भेजना चालू करो. चलो, इशू ऑफ डिबेंचर्स. अभी इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या टॉपिक है? अभी हमने क्या पढ़ा था? पहले इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था. या जिसमें मैं भी दिख रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो गया ना. अच्छा. इशू ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर क्या होता है? पहले हमने क्या सीखा? इशू ऑफ शेयर्स. शेयर क्या होता था? कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा, उसको क्या कहते थे? शेयर. अभी जैसे शेयर्स को हमने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया, मतलब सॉरी, कैपिटल को हमने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया. सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था? कैपिटल. हाँ, कंपनी में क्या होने लग गया? शेयर कैपिटल. तो हमने क्या किया था? उसी कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा था. हाँ या ना? और बहुत सारे लोगों से वो पैसा रेस किया था. अभी अगर आप बैंक से जाएं 10 लाख रुपए का लोन लेने, या उसके बदले हजार हजार रुपए के छोटे लोन्स 1000 लोगों से ले लें, 1000 लोगों से हजार हजार रुपए के छोटे लोन्स लें, वो भी मिला के 10 लाख हो गया कि नहीं हो गया? तो हजार हजार रुपए के एवरी छोटे लोन को कहते हैं एक डिबेंचर. क्या कहते हैं? एक डिबेंचर का एक सिनोनिमस, वेरी क्लोज सिनोनिमस वर्ड एक बॉन्ड्स भी होता है. बट बॉन्ड्स जनरली जब गवर्नमेंट इशू करती है तो टर्मिनोलॉजी बॉन्ड्स
यूज करते हैं, वरना जनरली कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं तो हम डिबेंचर्स यूज करते हैं। तो डिबेंचर कुछ नहीं होता, एक प्रकार का लोन होता है। कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, बैंक से लोन लेने की बजाय हम मार्केट में ऐड डाल देंगे, जैसे आईपीओ आता है वैसे ही डिबेंचर्स की भी लिस्टिंग होती है, सब कुछ होता है, लोग अप्लाई करते हैं, अलॉट होते हैं वैसा, और फिर आप डिबेंचर होल्डर बन जाते हैं। एवरी क्वार्टरली, मंथली या सेमी एनुअली या एनुअली जो उस डिबेंचर की डीड में, डीड मतलब उसका अग्रीमेंट, जो उसकी डीड में प्रॉमिस्ड रहता है, उतने पीरियड्स पे वो लोग आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, वो रेट पे करेंगे जिस रेट पे मेंशन किया है, दैट्स इट। समझा आप लोगों को? और जब उस डिबेंचर का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो आपका लोन क्या कर देंगे, रीपे कर देंगे। समझा सबको? बोलिए। मैं इसका कभी देखा नहीं है, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया है, बट वैसे ही होता होगा। बट इसका इतना डिमांड आता है कि नहीं आता, आई एम नॉट श्योर। ओवर सब्सक्राइब जैसे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं, आई डोंट थिंक डिबेंचर्स के वैसे कुछ ओवर सब्सक्राइब होते रहेंगे, अनलेस कोई टाटा वाता ही इशू कर रहा है, बट फिर वो लोग जनरली डिबेंचर्स इशू नहीं करते होंगे ज्यादा। ठीक है, ये फाइनेंस साइड एनबीएफसीज बहुत सारे इशू करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रहती है ना, वो लोग बहुत सारे डिबेंचर्स इशू करते हैं। ठीक है, तो एक आपको ऐसे ही कुछ समझना हो ना, तो कभी एक एनएससी की वेबसाइट पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स का सेक्शन आता है, जिसमें जो जो कंपनीज ने कुछ भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स करी हैं वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। तो अगर आपको जानना हो कि कोई कंपनी कुछ ऐसा इशू कर रही है तो वो आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, तो डिबेंचर क्या है, एक बॉन्ड है जो कंपनी इशू करती है अंडर इट्स सील एक्नॉलेजिंग अ डेट। ठीक है, ये सब तो टाइम पास है। एंड कंटेनिंग प्रोविजंस एज रिगार्ड्स टू इट्स, क्या क्या लिखा रहेगा उसमें, रीपेमेंट कब होने वाला है और इंटरेस्ट कैसे पे होने वाला है, हाँ या ना। इफ अ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड, चार्ज मतलब क्या, अगर उन्होंने कोई एसेट उसके सामने गिरवी रखा है तो, ठीक है, गिरवी रखा है एज इन कोई एसेट प्लेज किया है, जैसे कोई कंपनी कई बार लोन रेस करती है तो बोलती है ये लैंड हम इसके अगेंस्ट प्लेज कर रहे हैं, कि कल को हम ये डिबेंचर रीपे नहीं कर पाते, सक्षम नहीं रहते हैं टाइम पे इसका इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो आप ये लैंड बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं। समझा सभी लोगों को? और नॉट, तो अगर कोई एसेट गिरवी रखा है तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हो जाएंगे, कुछ गिरवी नहीं रखा है तो वो क्या हो जाएंगे, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। समझा सबको? ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा क्योंकि सामने वाले का रिस्क बढ़ जाता है, सिक्योर्ड में सामने वाले का रिस्क क्या हो जाता है, कम। नेक्स्ट, if charge has been created or not on the entire assets or on any और ऑन द एंटायर एसेट्स ऑफ द कंपनी, कुछ स्पेसिफिक एसेट्स पे भी क्रिएट हो सकता है, एक फ्लोटिंग चार्ज सभी एसेट्स पे भी क्रिएट हो सकता है। नेचर ऑफ द चार्ज, नेचर ऑफ द चार्ज मतलब फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज। अभी क्या होता है, कोई लैंड गिरवी रखा है तो उस पर पहले किसका हक है वो भी होता है, फिर सेकंड चार्ज मतलब सेकंड किसका हक है वैसा भी होता है। तो 10 करोड़ का लैंड है, अपन ने पहले एक 4 करोड़ का लोन लिया, उसके सामने गिरवी रख दिया, कल को हमने वो 4 करोड़ के लोन में डिफॉल्ट किया, ठीक है, तो वो पहले लोन सेटल होएगा, फिर जो पैसा बचेगा उससे सेकंड चार्ज वालों को सेटिस्फाई करेंगे। समझ रहे हो? एंड द असेट्स चार्ज्ड आर डिस्क्राइब्ड देयरइन, सच चार्जेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड द सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग द चार्जेस प्रिंटेड ऑन द बोर्ड। आरओसी की वेबसाइट पे जाएंगे, कोई भी कंपनी का नाम डालेंगे, उसके अंदर जाएंगे, उसका रजिस्टर ऑफ चार्जेस अवेलेबल होता है, फ्रीली आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने कौन से असेट्स गिरवी रखे हुए हैं। समझे सब लोग? नेक्स्ट, सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइन डिबेंचर्स एज, डिबेंचर्स इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, जैसे शेयर्स में भी होता था कुछ कंबाइन करके यूनिट्स, वैसा ही है, अपने लिए कुछ रेलेवेंट नहीं है। बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। फीचर्स क्या क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है विच एविडेंसेस अ लोन गिवन टू अ कंपनी, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो स्पेसिफिक डेट्स पे किया जाता है, फिक्स्ड रेट होता है और फिक्स डेट होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस। डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, बट इंटरेस्ट तो लोन है भाई, सामने वाले को आप कुछ एक्स्ट्रा कभी भी नहीं देने वाले हो तो उसका फिक्स इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तो 1000 रुपए का डिबेंचर या तो 1000 में इशू कर सकता हूँ, या 1100 में इशू कर सकता हूँ, या 900 में भी इशू कर सकता हूँ, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट।
और रिडीमेबल होते हैं वो भी एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। फ्यूचर में भी रिडीम हो सकते हैं। फ्यूचर रिडेम्पशन में जनरली डिस्काउंट वाला ऑप्शन नहीं होता है। आपको कोई बोलेगा आज मैं 1000 रुपए ले रहा हूँ, फ्यूचर में 980 दूंगा, आप डालेंगे क्या पैसा? तो जनरली फ्यूचर में रिडेम्पशन एटलीस्ट इंडियन इकोनॉमी में तो आज की तारीख में नहीं चल रहा है। अमाउंट ड्यू कैन बी रीपेड और इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और अदर डिबेंचर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ अबव एज प्री डिसाइडेड, उनको ये बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मैं आपसे लोन ले रहा हूँ, मैं बोलता हूँ 10 साल तक मैं पैसा दूंगा इंटरेस्ट का, और उसके बाद इनको एक फिक्स्ड रेशियो में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ऐसा भी होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज जैसे रिलायंस का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। रिलायंस का एक शेयर आज ऑलमोस्ट 1400-1500 के प्राइस पे चल रहा है। रिलायंस वाला क्या बोलता है कि मैं आज आप लोगों से डिबेंचर्स रेस करूंगा। एक डिबेंचर होगा 10,000 रुपए का। कितने का होगा? जिसपे मैं हर साल फॉर द नेक्स्ट 10 years 8% या 9% इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, तो 10,000 पे 900 रुपया तो एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आज कितना भाव है? 1400 रुपए। 1400 रुपए अगर 10,000 से डिवाइड करूं तो 7 शेयर्स होते हैं। तो बोलता है 10 साल बाद मैं 7 शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। अभी इसमें बेनिफिट ये है कि 10 साल बाद रिलायंस के 7 शेयर्स की वैल्यू तो बहुत बढ़ जाएगी। तो हो सकता है 10,000 के सामने आपको 25-30 हज़ार रुपए के शेयर्स मिल जाएं। बट रिस्क वो भी है कि रिलायंस की वैल्यू नीचे चली गई तो आपको कम शेयर्स भी मिल सकते हैं। तो दैट इज अ रिस्क यू विल हैव टू टेक। समझा? नेक्स्ट, it may not create a charge on the assets of the company as security. No company shall issue any debentures carrying any voting rights. Debentures को voting rights नहीं हो सकते हैं। And debentures are generally bought or sold through the stock exchange and it might be traded at a price above or below its face value. वो तो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कैसे चल रहे हैं उस हिसाब से डिबेंचर प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। इसका सबको इकोनॉमिक्स से सीखा हुआ है कि नहीं सीखा हुआ है? यार सब मेरे को सिखाना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तुमने? मतलब डिबेंचर्स का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से। कोई बात नहीं, तुमको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ। अरे बहुत लिखा है रे मैंने। ये कोई अच्छी हैंड राइटिंग वाला, ये मैं नहीं। इतना सब ऑर्गेनाइज देख के मेरे को लग जाता है मेरा नहीं है। 5 मिनट तो मेरा इसी में चले गया। कहीं खाली है कि नहीं है? ठीक है, समझो मेरी कंपनी ने एक डिबेंचर इशू किया, फेस वैल्यू है 1000 रुपया, इशू किया एट पार। तो अपन ने 1000 रुपए में इशू किया। इंटरेस्ट रेट लो, बोरोइंग हाई, स्पेंडिंग इंक्रीजेस। नहीं तो कहीं और चले गया। इतना इकोनॉमिक्स मुझे भी नहीं आता है। ठीक है, इस पे समझो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को जनरली डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में कूपन रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपन रेट। कूपन मत बोलना, कूपन, कूपन बोलते हैं। समझो 10% है। कितना है? अभी सिंपल है, कैलकुलेशन कैसा है, ये इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड हो गया इस डिबेंचर पे, हाँ या ना? हर साल ये लोग 10% माने 100 रुपए का इंटरेस्ट दे देंगे। डेट मेक सेंस सो फार? अभी इसमें फर्क क्या पड़ता है? समझो इकोनॉमी में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिनारियो ए, लेट्स से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 8%। क्या हो जाता है? तो मार्केट में आप कहीं और पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको कितना परसेंट मिल रहा है? बट ये डिबेंचर कितना दे रहा है? तो पीपल विल रश टुवर्ड्स दिस डिबेंचर खरीदने के लिए। अरे हाँ या ना? तो इसका जो प्राइस है 1000 रुपए, वो बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा? ये कब तक बढ़ेगा पता है? दिस प्राइस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल द मार्केट प्राइस बिकम्स 1250। क्यों 1250 तक बढ़ते रहेगा? क्योंकि फिर 1250 का 8% 100 रुपया होता है कि नहीं होता है? तो मार्केट उस हिसाब से रैशनलाइज करता है। कैसे रैशनलाइज करता है? कि 1000 रुपए पे 10% मिल रहा है, माने इंटरेस्ट की कमाई कितनी हो रही है?
इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट, हाँ या ना? मैं पीरियड या एन हटा रहा हूं एक बार के लिए, एक ही साल का पीरियड एज्यूम कर रहे हैं, हाँ या ना? तो पहले क्या था? 100 रुपए का इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल 1000 था, यहां पे रेट मेरा 10% था, हाँ या ना? अब ये तो फिक्स ही रहने वाला है, ये 1000 वैसे चेंज होने, फेस वैल्यू 1000 ही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगा, बट मार्केट प्राइस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, वैसे मैं 100 रुपए कमाने के लिए आज की तारीख में 12.5, सॉरी मार्केट रेट क्या चल रहा है, 8%, करेक्ट? तो मैं एक्स अमाउंट डालने को रेडी हूं, करेक्ट और नॉट? आई एम रेडी टू इन्वेस्ट एक्स ऑन विच आई विल अर्न एट, which in this debenture is equal to how much, 100 rupees. तो मैं x is equal to 100 divide by 8%, I am actually ready to invest 1250, हाँ या ना? 100 रुपए कमाने के लिए मैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने को रेडी हूं एज पर टुडेज मार्केट सिचुएशन? 1250। तो इसलिए ये अप्रिशिएट होते होते इसकी वैल्यू कहां चली जाएगी? 1250 चली जाएगी। सबको समझा? क्योंकि ये मार्केट से बेटर रेट पे कर रहा है। क्या कर रहा है? मार्केट से, समझे? अगर समझो सिनारियो बी, मार्केट का रेट चले जाता है 12.5%, तो इसकी मार्केट प्राइस गिर गिर के 800 रुपए आ जाएगी। कितने आ जाएगी? क्यों 800 रुपए आ जाएगी? क्योंकि कोई बंदा बोलेगा मैं 100 रुपए कमाने के लिए x इंटू 12.5%, हाँ या ना? तुम सिंपल समझो ना यार, मार्केट दे रहा है 12.5%, ये डिबेंचर कितना दे रहा है? सब लोग क्या करना चालू करेंगे इस डिबेंचर को? सेल। अरे हाँ यार ना, सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एक खराब इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मार्केट प्राइस क्या होते रहेगा? कम। सेलर्स हैं, बायर्स कुछ नहीं है, तो सिंपल डिमांड सप्लाई का रूल है। यहाँ पे क्या हो रहा था? डिमांड बढ़ रही थी, सप्लाई नहीं थी, क्योंकि प्राइस बढ़ते जा रहा था। फिर 1250 पे वो स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे अभी ये देखो, x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 12.5% करो तो आपको 800 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? है ना? क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो चेंज हो सकता नहीं है। क्या चेंज होएगा? मार्केट प्राइस चेंज होएगा। क्या चेंज होएगा? टू रीएडजस्ट द रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट इन सच अ मैनर कि आपको मार्केट रेट से इनकम मैच हो जाए। सबको समझा? हाँ, ये एक बहुत क्रूड एग्जाम्पल है, मैं नहीं कह रहा ये एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें यार कितने टाइम में रिडीम होने वाला है, कितने में रिडीम होने वाला है, वो सारे फैक्टर्स भी कंसिडर होंगे। और ये एग्जैक्ट ऐसा 1250 और 800 नहीं होएगा। मैं वापस से बोलूं, दिस इज जस्ट अ वेरी क्रूड एग्जाम्पल, ठीक है ना? बट सबको समझा है मोर और लेस? हाँ, समझा कि तुम और डेप्थ में नहीं भी जाना चाहो तो सिंपल है। अगर मार्केट कम रेट दे रहा है, मेरा डिबेंचर ज्यादा दे रहा है, तो डिमांड और इसलिए प्राइस भी तो फेस वैल्यू से ऊपर चले जाएगा। अगर मेरा डिबेंचर कम दे रहा है, मार्केट ज्यादा दे रहा है, तो लोग बेचना चालू करेंगे, तो प्राइस नीचे जाएगा। दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑनलाइन भी सब लोग बताइए, सबको समझा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये तो ठीक है, अभी अपन करेंगे। पहले सम की ओर बढ़ते हैं। सम की ओर से ज्यादा रुको, थियरी करते पहले। कुछ भी अगर गिरवी रखा तो चार्ज क्रिएट किया है। अगर तूने समझो लैंड कंपनी का गिरवी रख दिया या बिल्डिंग गिरवी रख दी, तो तूने प्लेज किया है एसेट, उसको गिरवी रखना बोलते। कुछ गिरवी नहीं रखा तो नहीं रखा, बस। कुछ है ही नहीं उसमें समझाने जैसा। रिडेम्पशन तो मैंने डिस्काउंट पे देखा ही नहीं है, तो कौन है सम में दिया हुआ है क्या? इशू ₹96 नहीं है, ठीक है। ये देखो गाइस, अभी लिखना कुछ नहीं है, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखो। लेट्स से इसका फेस वैल्यू डिबेंचर का 1000 रुपए, कितना है बच्चों? ठीक है। और डिबेंचर्स का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे लिखा जाता है?
जैसे डिबेंचर्स है जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो हम उसको लिखते हैं 9% डिबेंचर्स। ये मैंने आपको सिखाया हुआ 11th में भी। फाइनल अकाउंट्स में यार कैसे निकम्मे और नालायक लोग हो, कोई भी इंटरेस्ट रहता था इन्वेस्टमेंट पे तो भी लिखते थे ना 8% इन्वेस्टमेंट या 9%। डिबेंचर्स में भी तो लिखते ही थे ना अपन। आई नो डिबेंचर्स बहुत लिमिटेड सम्स में आया होगा, बट अपन लिखते ही थे ना, कोई भी लोन या किसी चीज का भी 10% लोन या कुछ भी रहेगा तो लिखते ही थे ना। ठीक है। रिडेम्पशन इज बेसिकली रीपेमेंट ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, राइट। हाँ, रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर ओरिजिनल अमाउंट से अलग हो सकता है, बट यस रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर। ठीक है, चले आगे। तो हमेशा लिखना कैसे रहेगा, 9% डिबेंचर्स या वैसे करके। अभी यहाँ पे इशूड एट करते हैं और यहाँ पे रिडीम्ड एट। ठीक है, कॉलम्स में मैं क्या करूंगा, इशू प्राइस क्या है उसके बारे में, और रोज में हम लिखेंगे कि रिडीम कितने में हो रहा है। तो पहले है इशूड एट पार, फिर एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। तीन सिनेरियो समझे। यहां पे रिडीम्ड में रिडीम्ड एट पार और एट प्रीमियम ऑफ 5%। समझा सबको। ठीक है, सबसे पहले डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। 1,000 रुपए में हमने डिबेंचर इशू किया है, फ्यूचर में रीपे भी कितना करने वाले हैं, 1,000। तो आज हमारा बैंक का असेट बढ़ जाएगा टू 9% डिबेंचर्स नाम की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 1,000। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई डाउट इसमें? नहीं समझा क्या लोगों को? इसमें कुछ है क्या? बैंक का असेट बढ़ गया और डिबेंचर्स की लाइबिलिटी भी बढ़ गई। 1,000 रुपए से सिंपल प्लेन वेनिला सब एकदम, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं। कोई डाउट? ये थोड़ा सा दिख अच्छा नहीं रहा है ना, ऑनलाइन वालों को क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है बट ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे किया है ना इकट्ठा प्रेजेंट करने के लिए, इसमें इसलिए थोड़ा चैलेंज आ रहा है। थोड़ी सी इस एक पार्ट के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एट पार समझा सबको। अगर मैं इशू करता हूं एट प्रीमियम, किस पे इशू करता हूं एट, तो इशू ऑफ शेयर्स याद करो। प्रीमियम पे इशू करते थे तो कौन सा अकाउंट एक नया आता था? ठीक है, आज प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं मतलब मैं 1,000 पे 10% 100 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। तो आज मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट जो मेरा असेट बढ़ रहा है, कितने से बढ़ेगा बच्चों? 1,100 से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 100 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा ना लोगों से, हाँ या ना। बट फ्यूचर में रीपे कितने करूंगा? 1,000। तो मेरे सर पे आज लाइबिलिटी टू 9% डिबेंचर्स सिर्फ कितने की आएगी बच्चों? 1,000 रुपए की। जो 100 रुपए हमने एक्स्ट्रा लिए वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएगा। हमारी इनकम हो गई कि नहीं हो गई 100 रुपए की? प्लीज बताइए, सबको समझा है? हमने आज 1,100 रुपए लिए, बैंक बैलेंस हमारा 1,100 से बढ़ गया, बट फ्यूचर में हम डिबेंचर होल्डर्स को कितना रीपे करने वाले हैं? 1,000। तो हमारी लाइबिलिटी तो हमारे सर पे 1,000 की आई, तो 100 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा लिए वो हमारी इनकम हो गई। करेक्ट और नॉट? डन। डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट ऑफ 5% मतलब क्या? आज हम इशू कितने पे कर रहे हैं? 1,000 पे 5% कम करके आज हम 950 रुपया ले रहे हैं, बट फ्यूचर में रीपे कितना करेंगे? 1,000। तो कैसे होगा? आज मेरे बैंक में कितना पैसा आएगा बच्चों? 950। बैंक अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ रहा है 950, हाँ या ना। बट डिबेंचर्स की लाइबिलिटी टू 9% डिबेंचर्स मेरे सर पे कितने की आएगी बच्चों? क्योंकि मैंने कमिट कितना किया है फ्यूचर में रीपे करने का? 1,000। तो ये 50 रुपए का मेरा लॉस हो गया कि नहीं हो गया? असेट 950 का आया, लाइबिलिटी कितने की आई? 1,000 की। इसको हम लॉस को बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये आपका एक्सपेंस है। अपन एक्सपेंस या लॉस के लिए ही लिखते हैं ना, कि कंफ्यूजन ना हो लाइबिलिटी के साथ। एक्सपेंस बढ़ रहा है। सबको समझा? इजी है या टफ है? चलूं आगे। नेक्स्ट
जो है उसमें क्या हो रहा है नेक्स्ट पार्ट में, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो क्या होगा, आज बैंक में कितने रुपए आएंगे बच्चों? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 होगा, असेट बढ़ रहा है मेरा 1000 रुपए से। प्लीज बताइए सब अग्री करते हैं? हाँ, बट रीपे कितना करने वाला हूं? 1050, तो लाइबिलिटी कितने का आएगा? हाँ, बस लाइबिलिटी लिखेंगे कैसे? 9% डिबेंचर्स 1000, जैसे शेयर्स को भी हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, डिबेंचर्स को भी हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं? जो 50 रुपया अलग से देना है उसको अलग से नाम लिखेंगे, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये भी क्या है, एक प्रकार की सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अलग है। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो आपके लिए एक रिजर्व है, आपका फायदा होता था ना, इनकम होती थी, हाँ या ना? बट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपके लिए क्या है? एक लाइबिलिटी। क्या है? एक। प्लीज बताइए सबको समझा है? अभी बड़ी एंट्री बैलेंस है क्या? डेबिट में 1000 है, क्रेडिट में 1050 है। जो बैलेंसिंग 50 रुपए है जो हमारा लॉस हो गया, उसको हम नाम देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। दिस इज एन एक्सपेंस और अ लॉस फॉर मी, इसलिए इसको डेबिट कर दिया। कोई डाउट? प्लीज बताइए सब लोग, कंफर्म कीजिए। अरे समझाए क्या अच्छे से? नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिएगा, ये अभी तक समझा है क्या सबको? वैसे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लॉजिकली सोचो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी इशू किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। और रिडीम भी किस पे कर रहे हैं? तो आज कितना आएगा मेरे पास? 1100। तो मैं लिखता हूं बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 1100, असेट बढ़ाने के लिए डेबिट। 2 9% डिबेंचर्स, लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए 1000। एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, इनकम बढ़ाने के लिए क्रेडिट, कितना? 100। बट फ्यूचर में मैंने कितना एक्स्ट्रा पे करने को बोला? तो 50 रुपए एक अलग से लाइबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? वो 50 रुपए को क्रेडिट करना पड़ेगा। 2 प्रीमियम ऑन, ये क्या है? समझा ना सबको? तो यही 50 रुपए जो एक्स्ट्रा रीपे करने वाले हैं, मेरा क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। प्लीज बताइए सबको समझा है? अरे हाँ या ना? अभी इशू कितने पे कर रहे हैं और रिडीम किस पे करेंगे? तो आज बैंक में कितना रुपया आएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है बच्चों? 950। बट मेरे सर पे 9%, वो जो 9% लिख रहा हूं ना मैं बार बार, उसका अभी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, उसका इंटरेस्ट कंप्यूटेशन में इंप्लीकेशन आएगा, हाँ या ना? अभी तो सिर्फ वो नाम का हिस्सा बन गया है ना? 2 9% डिबेंचर्स तो 1000 आया, तो 50 रुपया यहां पे आ गया कि नहीं आ गया? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, खर्चा बढ़ रहा है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, ऊपर से मिल जाएगा, है ना? समझा? और 50 रुपए एक्स्ट्रा भी रीपे करना है, जिसको नाम क्या देंगे? 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। भाई क्या बोल रहा है? लाइबिलिटी बढ़ रहा है, हाँ या ना? ये 50 रुपए अलग से आ जाएगा यहाँ पे, क्या नाम से? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एक्सपेंस बढ़ रहा है। कोई डाउट इसमें? इजी या टफ? ये जो लास्ट वाली एंट्री है ना, इसमें ये 50 और 50 को कंबाइन करके 100 रुपए को इकट्ठा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्काउंट, हाँ ठीक है, दोनों घाटा है अपने लिए। समझा? कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए अगर आपको समझा है क्या। बढ़िया।
2 मिनट शांति से इसको गो थ्रू कीजिए, लिखना मत स्टार्ट कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार शांति से गो थ्रू करो एक एक जर्नल एंट्री और मुझे बताओ कुछ डाउट है क्या। मैं इसका पीडीएफ सर्च करता हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर इसका पीडीएफ रहेगा, तो मैं ग्रुप पे वो भी शेयर कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये घर पे आप शांति से पढ़ के बनाओ, एक बार अभी रफ में बनवाऊंगा मैं आपसे, बट फिर भी ठीक है, एक बार पढ़ लो पहले। मैं ये, हाँ विहान हमेशा वो उतना ही रहेगा। अगर तूने लॉस के साथ साथ डिस्काउंट का अमाउंट भी क्लब कर दिया है, जैसे ये लास्ट एंट्री में होता है, तो उसमें चेंज हो जाएगा, वरना सेम रहेगा। तो मैं ये बता रहा था, तुम कितने भी टेक्स्ट बुक्स देख लो, मेजोरिटी जगहों के नोट्स देख लो, ये ऐसे कंपैरेटिव टेबल में नहीं दिखाते हैं। तो मतलब मेरे को ऐसे लगता है ये इतनी लाइफ आसान हो जाती है इकट्ठा पढ़ने से। इसी को तुम बताओ ना, मैं एक के एक नीचे लिख के 6 एंट्री पढ़ाऊं, डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, बट ऐसे लगेगा ना कितना सारा पढ़ना, और इसमें जो व्यू मिलता है एक बार में, एकदम 100% समझ जाता है। ऐसे ही तुम काफी टेक्स्ट बुक्स में या सब जगह देखोगे, रीइशू ऑन इशू, ये रीइशू ऑफ शेयर्स जब हम करते हैं, तो उसके अपन ने कैसे 3 कॉलम बना दिए, रीइशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। वो कितना इजी बन जाता है, तुम टेक्स्ट बुक्स में जाके देखो रीइशू की कितनी एंट्रीज है, फोर फीचर की कितनी सारी एंट्रीज हैं। फोर फीचर की अपन ने कितनी एंट्री सीखी है, एक। तो प्लीज वो सब चीजें ना तुम भी, ये मैं तुमको आगे के लिए कह रहा हूँ, जब लाइफ में पढ़ोगे, खुद से जब पढ़ने बैठोगे, तो चीजों को जितना समराइज करके, जितना क्रिस्प बना के पढ़ सकोगे, तुम्हारी लाइफ उतनी आसान होगी। एक बहुत बड़ा पार्ट जो डिसाइड करेगा आगे चल के कौन सीए एग्जाम्स अच्छे से क्रैक कर पाता है, वुड भी आप कितना एफिशिएंटली वो नोट्स बना पाते हैं, या कुछ चीज़ों में कितने अच्छे से समराइज करके अपने रिवीजन के लिए एक अच्छा कुछ सेट कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं, इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन टू गो थ्रू एवरीथिंग एट द टाइम ऑफ रिवीजन, राइट। मैं इसलिए जो आपको नोट्स बनाने, मैं जो लिखाता हूँ वो नोट्स अलग से लिखने को बोलता हूँ, वो हैबिट इसलिए ज़रूरी है, आगे चल के तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तुम सोचो इंटर में कितने सारे टॉपिक्स होंगे, अगर फाउंडेशन में इतने सारे हो तो कितने सारे सब्जेक्ट्स होंगे। तुमको ऐसे लगता है जैसे बेशरम जैसे तुम अभी सीधा हर बार बुक खोल के बैठते हो तब कर पाओगे लाइफ में? कुछ तो तुमको एक प्लान चाहिएगा ना, कि एक सब्जेक्ट में कैसे पढ़ूंगा या क्या रेफर करूंगा एट द टाइम ऑफ रिविजन। तो उसके लिए ये सब ऐसी सब चीजें थोड़ा करो। ये हो गया सबका लिख के। अभी नेक्स्ट एक चीज बता देता हूं। अभी जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, सीधा इशू की एंट्री पास कर दी, पैसा ले लिया और डिबेंचर्स की लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी, हाँ या ना। बट शेयर्स में तो मैं कैसे कराता था, पहले एप्लीकेशन का पैसा आता था, फिर अलॉटमेंट का पैसा, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल। डिबेंचर्स में भी वैसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आ रहा है, किस में आ रहा है, तो पहले कैसे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। फिर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। समझ रहे हो, ये 9% एग्जाम्पल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा, है या ना। समझ रहे हो। फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, वही 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। फिर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, है या ना। सारी चीजें वैसे ही होंगी। ये याद रखना, जो भी डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है या प्रीमियम रिकॉर्ड करना है, कुछ भी, वो अलॉटमेंट के साथ रिकॉर्ड होगा। किसके साथ रिकॉर्ड होगा, ये बात क्लियर हो गई सबको। एक और चीज होती है कि जिसमें क्या होता है, पूरा पैसा एक शॉट में मंगा लिया, बट अपन ने ना एंट्री एक नहीं करते, जनरली ऐसे केस में 2 एंट्री करते। 2 एंट्री कैसे करते हैं, लेट अस टेक अ सिनारियो गाइस, जिसमें ये इशू एट प्रीमियम वाला सिनारियो था और रिडीम्ड एट पार वाला, 1100 रुपए ले रहे थे, वो वाला सिनारियो कंसिडर कर रहा हूं। इशूड एट क्या है गाइस, प्रीमियम, एंड रिडीम्ड एट पार। तो हम क्या कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऐसी एंट्री आप है ना इकट्ठा नहीं कर सकते, आपको कैसे करना पड़ेगा, जब सम आएगा तो सम में आप पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इनफैक्ट मैं एक बेटर तरीके से सिखाता हूं, सॉरी, ये मेरी लिखने की मेहनत तो एक बार होएगी, बट आई विल डू इट इन अ बेटर मैनर।
कितना रुपया ले रहे हैं हम बच्चों? और डिबेंचर्स की लाइबिलिटी कितने की आ रही थी? 1000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आ रहा था? 100। कोई डाउट इसमें? सॉरी, है ना? ये एंट्री थी कि नहीं थी? अब इस एंट्री को दो में स्प्लिट करना हो तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बीच में 29% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1100, और उतना ही डेबिट हो जाएगा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1100। इजी टफ? उतने से ही क्रेडिट उतने से ही डेबिट कर दिया, ये अकाउंट नेट में क्या हो गया? जीरो हो गया कि नहीं हो गया? तो जितना भी आप बैंक अकाउंट में लेने वाले हैं, जितना भी किस में लेने वाले हैं, उतना ही पहले कहां क्रेडिट कर दो? डिबेंचर। इनफैक्ट आपको मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी कराया होगा, जब एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा ले लेते हैं तो पहले क्या करो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। है ना? समझा सबको? नहीं समझा क्या? पक्का? तो आपकी ये जो सारी एंट्रीज मैंने ऊपर लिखाई है ना, एक सेकेंड ना, ये सभी एंट्रीज में बैंक अकाउंट के बदले क्या आ जाएगा? ये सभी एंट्रीज में जब हम एक्चुअली सम करेंगे तो इसमें बैंक के बदले क्या आ जाएगा? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सबको समझा? और वो सेकेंड एंट्री होगी, उससे पहले एक एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। और वो पहली एंट्री में अमाउंट कितना होगा? 1000, इसमें 1100, इसमें 950, इसमें 1000, इसमें 1100, इसमें 950। सबको समझा? एम आई मेकिंग एनी सेंस? पहले हमेशा क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लॉस, डिस्काउंट, जो भी है वो सारी चीजें। इजी या टफ? अच्छा, जनरली वैसे समझ नहीं आते, हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज इसमें बतानी है। ये जो मैंने बताया ना कि इस तरीके से दो एंट्री में करना है, वो कब करना रहेगा? जब एक लंबा सम हो जिसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं इन रिलेशन टू दोस डिबेंचर्स, के डिबेंचर्स इशू किए, फिर 6 महीने बाद उसका इंटरेस्ट पे किया, 12 महीने बाद उसका इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। अगर कभी एक ऐसा सम आता है जिसमें 6 के 6 यही मेथड पूछे आपको, तो आप सीधा ये एंट्री पास कर सकते हैं। उस केस में आपको डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बताना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहां पे देखो, जो पहला सम है वो यही टाइप का है, तो उसमें सीधा क्या किया है? बैंक टू डिबेंचर्स, फिर बैंक टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है जो मैंने सिखाया, एग्जैक्ट वो 6 सिनारियो पे ही बेस्ड है। सब समझ रहे हैं? अरे हाँ, है ना? तो इसमें आपको वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला करना, बट जब एक नॉर्मल सम आएगा तब करना रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कब। सबको समझा? पक्का? एक बार के लिए नोटबुक में एटलीस्ट ये वाला पार्ट लिख के रख लीजिए प्लीज। ये एग्जाम्पल के लिए एक मेथड, एक चीज ली है, ये 6 के 6 में अप्लाई होएगा। ऑनलाइन वालों को भी समझा है ना मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? सफिशिएंट टाइम हो चुका है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। करूं स्टार्ट? नरेशंस भी बहुत इजी हैं। बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट सो एंड सो। अभी के लिए मत लिखना, बट ये इजी है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। किसी को लग रहा है क्या नरेशंस में कुछ चैलेंज आएगा? पहले फर्स्ट तो डिस्कस कर लो। किसने बोला क्वेश्चन 2? चलो, इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। हाँ या ना? क्या बोलूं, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स एट 110 एंड रिडीमेबल एट, देखो ये ना मैं क्या करता हूं, ये हाईलाइट कर लेता हूं, देखो स्क्रीन पे। इतना ही देखना है कि नहीं देखना? ये सब कौन से वाला इशू, और ये क्या है? यही समय के नहीं है?
बताओ इसके अलावा कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन? सिर्फ एक फेस वैल्यू 100 रुपए, वो याद रखना। इजी। सेकेंड वाले में क्या है, 110 में इशू किया, पार पे रिडीमेबल है, तो बैंक में 110 आया, डिबेंचर्स की लाइबिलिटी 100 रुपए की, 10 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट और रॉन्ग? थैंक यू। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 100 at 96 and redeemable at par. बैंक अकाउंट डेबिट 96, डिबेंचर्स 100, 4 रुपए का डिस्काउंट, राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार एंड रिडीमेबल एट 105, मतलब प्रीमियम पे हो गया कि नहीं हो गया रिडीमेबल? अरे हाँ या ना? तो आज बैंक में 100 रुपए ही आएगा, बट डिबेंचर की लाइबिलिटी 100 प्लस 5 रुपए की प्रीमियम और रिडेम्पशन की लाइबिलिटी आई कि नहीं आई? गलती से 9% डिबेंचर्स में 105 मत लिख देना, पाप हो जाएगा। डिबेंचर्स को हमेशा किस पे रिकॉर्ड करना है? फेस वैल्यू पे। किस पे रिकॉर्ड करना है बोलो? तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलग से लाइबिलिटी दिखाएंगे। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बीच में मत खासो। नॉट योर फॉल्ट, आई एग्री। 5 रुपए बैलेंसिंग फिगर किस में चले जाएगा? लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स। बोलेगा घर पे जाएगा, मम्मी मैं खास रहा था तो भी डांट दिया। इश्यू किया 110 पे, रिडीम कर रहे हैं 105 पे, तो आज बैंक में कितना रुपया आया? 110, उसके सामने डिबेंचर्स आया, सिक्योरिटीज प्रीमियम आया, प्रीमियम रिडेम्पशन 5 और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5। इजी है या टफ है रे? पक्का? नेक्स्ट, 96 में इश्यू कर रहे हैं और रिडीम कितने में कर रहे हैं? सॉरी, एक सेकेंड। 105 में, तो बैंक में 96 आया, डिबेंचर्स की लाइबिलिटी 100 रुपया, 4 रुपया डिस्काउंट हो गया, 5 रुपया जो एक्स्ट्रा देना है वो लॉस हो गया। ये दोनों को चाहो तो कंबाइन भी कर सकते हो। कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है? ये तो कुछ था ही नहीं जो मैंने टैबुलर फॉर्म में लिखाया था, ये हमने अब जर्नल फॉर्म में लिखा है। अब जाते हैं अगले सम की ओर। कोई नहीं केमिकल्स, हाँ जो नहीं आ रहा नहीं आ रहा, कोई नहीं। अच्छा था, इट्स ओके। कोई नहीं मतलब क्या? इट्स ओके। करो ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो, अरे अपन ने ये सब डिस्कस कर रहे थे, इसमें इतने में विहान ने किताब लिख के भेज दी है, डाउट में पूरा उसने थोड़ा लंबा। सर जस्ट अ क्वेरी, दिस फोरम इज फॉर क्वेरीज। नेक्स्ट टाइम ये मेंशन मत करना। कैन वी स्प्लिट अप द एंट्री सच दैट लॉस टू प्रीमियम इज पास्ड इन द सेकेंड एंट्री व्हेन एवर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम? नहीं, यू कैन नॉट, डोंट डू इट। मतलब डोंट डू इट, अननेसेसरी वो वियर्ड सा दिखेगा, ठीक है? अभी सब लोग ऐसे स्टार्ट करो, सर जस्ट अ क्वेरी, जस्ट अ डाउट, सर जस्ट अ सजेशन। चलो, सबको समझ रहा है ये वाले में क्या करना है? सेम ही है, बस इस बार क्या है, 40 लाख फेस वैल्यू है सब। मतलब एक्चुअली फेस वैल्यू 50 रुपया है, बट एक्चुअली कितने डिबेंचर्स होंगे पता है? 50 नहीं, 80,000 डिबेंचर्स होंगे आई थिंक। कैलसी पे अगर आप 40 लाख डिवाइड बाय 50 रुपीज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा डिबेंचर्स कितने हैं। समझ रहे हैं? ठीक है ना? इसमें भी प्रोरेटा का कॉन्सेप्ट है क्या? ये तेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी यही डाउट पूछा था। हाँ नहीं, आदित्य। प्रथम इतना रेलेवेंट डाउट नहीं पूछ सकता। प्रथम होता तो पूछता कि सर, प्रथम है ही नहीं, छोड़, जोक का फायदा नहीं। कहाँ गया वैसे आज प्रथम? क्या कर रहा है? कर पाएंगे सम? अरे ट्राई क्या, सेम ही है, सिर्फ 100 रुपए के बदले 40 लाख को बेच लेना है और कुछ नहीं है। जोक बोल दो फिर भी, हट। सोचा ही नहीं था अभी तक। प्रथम रहता तो मैं कुछ इंसल्ट करने के लिए सोचता या जोक करने के लिए सोचता। तेरे पे एक जोक मारा था, तेरे पे और कल पे, अभी थोड़ी देर पहले।
डायरेक्ट, क्योंकि वो वैसे कब लिखना होता है जब एक ही समय जैसे डिबेंचर इशू किया फिर उसका इंटरेस्ट ये वो सब ऐसा कुछ होता है। ये वाला सम थोड़ा समझा दो ना, क्या समझा दूं इसमें? सच्ची एक सेकेंड ना, मैं जानता हूं मैं बहुत बार ऐसा करता हूँ, सब कुछ तुमको ही करने को दे देता हूं, बट मेरे को बताओ इसमें कुछ ऐसा लग रहा है क्या लोगों को? एग्जैक्ट जो मैंने, अच्छा मैंने थियरी तुमको एकदम शांति से कराया, पढ़ने का भी टाइम दिया, लिखने का भी टाइम दिया, है ना? अब यहां पे मेरे हिसाब से भाई धर्मवीर कुछ है नहीं, बट मैं देखो सिर्फ इतना बता देता हूं कि तेको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। जो भाई ये सारी एंट्रीज अपन ने करी जहां पे फेस वैल्यू 1000 थी, अब यहाँ पे सम में क्या है बेटा, 50 रुपए की फेस वैल्यू है और 40 लाख का टोटल। एक गड़बड़ हो गई अपने से, मैंने शायद तुमको एक कंफ्यूजन कर दिया गाइज, मैंने एक मिस्टेक कर दी, मेरे को अब रियलाइज हो रहा है। सुन लो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे से चेंज नहीं कराऊंगा, वील चेंज द सम, दोनों ऑप्शंस में ओके रख दूंगा। यहाँ पे 40 लाख जो है ना वो अमाउंट नहीं है, 40 लाख डिबेंचर्स है। कोई बात, एक सेकेंड, मैं मान गया मैंने गलत पढ़ा, मैं एक भी बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारी गलती, मैं मान गया 100%। किसकी गलती है? सर्वेश बंसल की गलती है, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैंने ऐसा पढ़ लिया कि ये अमाउंट 40 लाख है, एक्चुअली 40 लाख डिबेंचर्स हैं और 50 ईच, तो 40 लाख इंटू 50 करोगे तो आई थिंक 20 करोड़ आ जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने 40 लाख पे किया रहेगा सम, वो सारी चीजें 20 करोड़ पे हो जाती, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे केस में गाइस, एक सेकंड, ऐसे केस में क्या होएगा, आप क्या करेंगे, जर्नल के ऊपर लिख देना अमाउंट का, जो रुपीस का कॉलम है ना उसमें लिख देना डेबिट रुपीज इन लैक्स, क्रेडिट रुपीज इन लैक्स, क्या लिख देना, रुपीज इन, और फिर ये 20 करोड़ है उसको 2000 लाख लिख देना। समझा? समझे कि नहीं समझे? करोड़ में मत करने जाना, फिर राउंड ऑफ डेसिमल्स आ जाएंगे। Am I making sense? सबको समझा? ये मेरे से मिस्टेक हो गया है, रियलाइज, मेरे को ऐसे लगा था रुपीस 40 लाख है, यहाँ पे 40 लाख डिबेंचर्स है गाइस। आई होप सबको समझा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए प्लीज। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? है ना? तू डांस पे ही फोकस कर, तू बात मत करना सिर्फ, इसलिए अमाउंट में कंफ्यूजन हो रहा था। ओके धर्मवीर, मेरे को लगा तेरे को एंट्रीज में कंफ्यूजन था, मैं तो वहां पे सोच रहा था कि तुझे थोड़ा टॉन्ट मार दूं, बट पोपट मेरा ही हो गया इसमें। बट किसी ने पहले नहीं बोला। शाम में क्या बोली तू? अच्छा, ये एक जन ने बोला था। कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। देखिए क्या है वैसे, हाँ देखो ना, इन्होंने ऊपर लिख दिया रुपीज इन लैक्स। देख भाई, मैंने तुमको यहाँ पे लिखने को बोला है, ये लोग ने यहाँ पे लिख दिया ऊपर के सारे कॉलम्स में हो गया रुपीज इन लैक्स। समझे? तो देखो, आपका सम का सब कुछ 40 लाख पे डिपेंडेंट होएगा। यहाँ पे क्या हुआ, बैंक टू 11% डिबेंचर्स, हाँ या ना? फिर अगले वाले में क्या है, 8% प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, तो आपको 40 लाख पे 8% मतलब 3,20,000 एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? 43,20,000 आपके बैंक में आ रहा है यहाँ पे 2160। ये बैंक टू 11% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ या ना? एंट्रीज तो इतनी सेम है, अगर तुम पिछले वाले सम में सिर्फ 2 और अमाउंट के कॉलम बना देते तो भी तुम्हारा काम हो जाता, बट ठीक है। अब यहाँ पे 3% डिस्काउंट है, 20 करोड़ पे 3% कितना होएगा, 60 लाख, आपके 40 लाख पे होएगा 1,20,000, हाँ या ना? तो आपका कलेक्शन आया होगा 38,80,000, डिस्काउंट 1.2 लाख, और ये 40 लाख, हाँ या ना? ऊपर भी आपका यहाँ पे कितना था, 43.2, 40 एंड 3.2। गाइस कुछ डिस्कस करने लायक लग रहा है तो मेरे को बता दो। मेरे को ऐसा लग रहा है सेम चीज चौथी बार हो रही है ये आज के लिए ही, इसीलिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। कुछ तकलीफ हो तो बता दीजिए। नेक्स्ट, पार और रिडीमेबल एट 2% प्रीमियम, तो 80,000 का प्रीमियम आएगा आपके केस में। यहाँ पे 40 लाख आएगा,
यहाँ पे भी 40 लाख आएगा, यहाँ 80,000, यहाँ 80,000। अग्रीड? मैं अभी ये कहूंगा, मैं आपको टेस्ट कर रहा था तो आप लोग मानोगे नहीं ना? नहीं, इस पर इशूड एट 8% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 2% प्रीमियम, तो आएगा हमारे पास कितना? 43.2, जिसमें से 40 लाख फेस वैल्यू, 3.2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जो 80,000 हमें एक्स्ट्रा देना है वो लॉस और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एंट्री में वापस नहीं बोल रहा हूं, ये सेम एंट्री है। अरे हाँ है ना? नेक्स्ट 3% डिस्काउंट एंड 2% प्रीमियम, तो यहां आएगा 3% डिस्काउंट तो 38.8 लाख, 1.2 लाख, 40 लाख, 80,000, 80,000। इजी और टफ? किसका पूरा सम सही था? हाँ हाँ, ये जो अमाउंट्स थे अभी क्या कर सकते हैं। 20 करोड़ वाला तो नहीं होगा, वो तो मैंने तुम्हें गलत राह पे चला दिया था, मैं मान गया। ठीक है, बढ़िया, चलिए चलें आगे। वेरी गुड, ऑनलाइन भी काफी बच्चों का सही है। गाइस नेक्स्ट वाला ना मैं चाहता हूं आप ट्राई करें। अभी कोई बहुत कराया नहीं करा है। इशू ऑफ शेयर सिखाया है आपको, इशू ऑफ डिबेंचर्स का भी बेस सब लॉजिक सिखाया है, उस हिसाब से ये सॉल्व हो सकता है। आई विल गिव यू टाइम टू ट्राई, आई वुड लव इट इफ यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। करो ट्राई, 4 एंट्री का समय देख लो, नहीं दिखाऊंगा तो समझ 9:18 तक ले लो। चलो गाइस, थर्ड सम, एवरीवन विल ट्राई। चलो, बहुत ही ज्यादा इजी सम है, बहुत ही ज्यादा। क्या है इसमें देखते हैं। एप्लीकेशन पे 30 रुपया। इस बार मैंने अच्छा वो कुछ बोला ही नहीं है सम के बारे में, तो मेरे से कुछ मिस्टेक कम्युनिकेट नहीं हो सकती है। अलॉटमेंट पे है 70 रुपीज, टोटल होता है कितना? 100 रुपया। इशूड 4 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो 4 करोड़ हो गया क्या नहीं हो गया? पिछली बार की तरह तुम मिस्टेक मत करना, देखो हर बार करोगे अच्छा नहीं लगेगा। पिछली बार मैंने गलती माफ कर दी, इस बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? 4 लाख इंटू 100 होता है 4 करोड़। सीख गए सब लोग? ऐसी वापस नहीं होगी ना मिस्टेक? करेगा कैसा वापस? ठीक है। क्या कहा है? डिबेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब, तो 4 लाख ही एप्लीकेशंस भी आई हैं, एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 110। अभी सिंपल है, मैं इतना जानता हूं 4 लाख इंटू 100, 400 लाख इज माई इशू प्राइस, हाँ या ना? और इट इज ऑल्सो माई फेस वैल्यू इन दिस केस। इन दिस केस बिकॉज आई एम इशूइंग एट पार। बोलो यार, किस पे इशू कर रहे हैं? मेरा फेस वैल्यू और इशू प्राइस क्या है? सेम। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना होगा? 400 लाख का 10% इज इक्वल टू 40 लाख। कोई होगा 100, 10% कहां दिया हुआ है? 100 रुपए के डिबेंचर पे 110 में रिडेम्पशन है, मतलब 10% प्रीमियम हो गया कि नहीं हो गया? तुम जैसे भी सोचना चाहो, तुम 4 लाख इंटू 10 कर लो कैलकुलेशन में इसको, और अनदर वेज 4 लाख डिबेंचर्स है इंटू 10 रुपया, 40 लाख ही आएगा कि नहीं आएगा? मानते हो? अभी 4 लाख इंटू 30, 120 लाख मैं कब कलेक्ट करूंगा? एट द टाइम ऑफ। मानते हैं ये बात? पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, कितना आएगा? 1 करोड़ 20 लाख आएगा, तो एंट्री क्या होगी? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, रुपीज इन लैक्स, देखा ऊपर? 120 120, समझा सबको? अरे हाँ या ना? फिर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, इसको क्रेडिट किया था, इसको खत्म करने के लिए क्या कर दिया? 12% डिबेंचर, सेम जैसे इशू ऑफ शेयर्स में करते थे रे, हाँ या ना? समझा कि नहीं समझा?
अब अगला मांगेंगे कितना पैसा, 4 लाख शेयर्स पे मांगेंगे 70 रुपीज, 280 लाख मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। मैंने चैप्टर में जब स्टार्ट में डिस्कस करा था आपको बोला था बाकी सब डिस्काउंट ये वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन सब कब रिकॉर्ड करना होता है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अब वो रिकॉर्ड करेंगे, दो चीजें रिकॉर्ड करनी है, एक तो 280 लाख रुपया लेना है और एक 40 लाख रुपए की एक्स्ट्रा लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी है कि नहीं रिकॉर्ड करनी है, जो प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन है या ना। नहीं विहान, इसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट निकलना लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है। गाइज वो मैंने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कब लिखने को बोला है, जब पूरा पैसा वन शॉट में आ रहा हो। आई डोंट नो ऐसा कैसे कंबाइन कर रहे लोग, ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग हो। ये इस पे ताली कौन बजा रहा है, ईशान उस पे ताली क्यों बजा रहा है, अभी हटा दिया मैंने बोला तो। सॉरी। तो गाइज इसकी एंट्री क्या होगी, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। 280 लाख रुपया लेना है, डिबेंचर अलॉटमेंट का असेट बढ़ जाएगा हाँ या ना, और सामने डिबेंचर की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, करेक्ट। 280 280 मानते हैं, और जो 40 लाख एक्स्ट्रा है वो क्या होएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 40 लाख, और उसके सामने 40 लाख का लॉस भी आ जाएगा, इजी टफ। तो यहां पे देखिए हमने 280 लाख रुपया मांगा, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट, डू यू गाइस एग्री। इतना ही 12% डिबेंचर्स की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, बट लाइबिलिटी मुझे और 40 लाख से बढ़ानी है, उसके सामने मेरा लॉस बढ़ गया ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बाय 40 लाख, और फिर अगली एंट्री में मैं 280 लाख रिसीव कर लूंगा। इजी या टफ। तो लोग क्या कर रहे थे ना, मैं तो अभी तक भी नहीं समझ पाया हूं, कंप्लीटली शॉक्ड कि इसमें लोगों ने इतने सारे एरर्स कर दिए। क्या तो किया ना, उस पर ही किया, और कब किया। ये जो मैंने ये नहीं बोला था रिडेम्पशन वाला अलॉटमेंट पे होता है, पहले तो मेरे स्टेटमेंट्स को मत चेंज करो। मैंने बोला था जो भी प्रीमियम है डिस्काउंट है वो सारी एंट्रीज किस स्टेट के साथ, पूछ ले किसी से, समझा। आदित्य का पूरा सम करेक्ट था, धर्मवीर का भी, तेरा बस नाम गलत है तो चेंज कर ले विहान से। अच्छा तू अकाउंट का नाम बोल रहा है, सॉरी। डन, सबको अच्छे से समझ रहा है इशू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ गाइज आज मेरा मोरलेस इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट तो कवर हो गया है। दो है मेन कॉन्सेप्ट, उसमें से एक खत्म हो गया कि इंटरेस्ट वाला बाकी है, वो मैं नेक्स्ट टाइम ही करूंगा। आज देख लेता हूँ फोर्थ सम में क्या है। यार रणवीर मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा, कि तूने सार्कास्टिक बोला है या कैसे बोला है। सच्ची, अच्छा ठीक है, तो ठीक है। अबे अथर्व चल अपना काम कर। फोर्थ सम, कैन वी राइट आईओडी एंड पीओआरडी। हाँ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे बस उसके, ठीक है। धर्मवीर कुछ भी तुझे करने से कोई रोक नहीं सकता है, ये दुनिया के बंधन में मत बंध, ठीक है। तुझे जो करना है कर, बस तू फिर दुनिया से भी उम्मीद मत कर कि तुझे मार्क्स वार्क्स देंगे या डिग्री के लिए कुछ कंसिडर करेंगे। क्या पूछ रहा है सर, आईओडी और पीओआरडी लिख सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को पीओआरडी, क्या बोलूं मैं इसको। चलो, एक्स लिमिटेड इशूड, क्या चीज का ये सब है। X Limited issued 1,12% debentures of 100 each at a discount of 10% payable in full on application by 31st May. Applications were received for 1,20,000 debentures. डिबेंचर्स अलॉट हुए 9 जून को, एक्सेस पैसा रिफंड कर दिया। गाइज इसका जर्नल वाला पार्ट में डिस्कस कर लेता हूं, सुन लीजिए। लेजर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट सो यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड, ओके। 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मतलब 90 रुपए में इशू कर रहे हैं। 1 लाख डिबेंचर्स,
कितने डिबेंचर्स का एप्लीकेशन आ रहा है? कैलसी पे करो 1,20,000 इंटू 90, 10,80,000 आ रहा है। 10,80,000 नहीं, 1,08,00,000, 1,08,00,000 आएगा। तो इधर देखिए प्लीज स्क्रीन की तरफ, पहले हमें पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अभी एक ही इंस्टॉलमेंट में इसलिए लिखा है ना, 10800 और आगे इन थाउजेंड्स लिखा है, देखा ऊपर? तो ये 1,08,00,000 ही हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है गाइस, पैसा आएगा तब 90 रुपए के हिसाब से आएगा क्योंकि हम डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। यही डिबेंचर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है, अब क्या कर दूंगा बच्चों, कितने से उतने ही 1,08,00,000 से, हाँ या ना? इसमें से कुछ पैसा तो रिफंड हो जाएगा। कितना रिफंड हो जाएगा? 20,000 एक्स्ट्रा डिबेंचर्स हैं कि नहीं है, उसका 90 रुपया रिफंड कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? करो कैलसी पे कितना आता है, 18 लाख। खड़े हो जाओ, साइड में हो जा, चल साइड में खड़े हो जा, चल बुक छोड़ दे, तू इस लायक नहीं है, खड़े हो अकेले, अपने कैलसी के साथ खड़े रहा। क्या कर रहा था? इतना मारूंगा ना घर वाले, सच्ची मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 20,000 इंटू 90, 18 लाख हो जाएगा। सबको समझा 20,000 डिबेंचर्स क्यों लिए मैंने रिफंड का अमाउंट के लिए? क्योंकि हम 1 लाख इशू कर रहे थे, एप्लीकेशन आई थी 1,20,000 की, है या ना? तो 18 लाख रुपए रिफंड करने। देखो मैं क्या करता हूं ना, एक एक जो अमाउंट मेरे को समझता है वो अमाउंट बनाते रहता हूं। तो पहले मुझे ये पता था ये पैसा यहां पे था तो इतना ही डेबिट होगा, ये तो सबको समझा था। टू बैंक भी लिख दिया मैंने, 18 लाख रुपए रिफंड अभी कंप्यूट करके। अभी डिबेंचर्स कितने के आएंगे अब मैं वो सोचता हूं। हम कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं बच्चों? इंटू 100 आएगा कि नहीं आएगा? 1 लाख इंटू 100 करो, 1 करोड़ आ गया कि नहीं आ गया? करना है देखो कैलसी पे, येड़ा 1 करोड़ लिख दिया हमने। डिबेंचर की लाइबिलिटी 1 करोड़ आएगी कि नहीं आएगी? बट 1 करोड़ में से हमने कलेक्ट कितना किया है? सिर्फ 90 लाख। कोई बोलेगा सर 90 नहीं, हमने तो 1,08,00,000 कलेक्ट किया था, 1,08,00,000 में से 18 लाख रिफंड कर दिया, तो हाथ में हमारे पास कितना बचा है? सिर्फ 90 लाख। तो जो 10 लाख है वो डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इजी या टफ? सबको समझा? यही 2 जर्नल एंट्री करनी है बस आपको। लेजर अकाउंट जो बनाने हैं वो हम बाद में देख लेंगे, तब कुछ टफ काम नहीं है। बट सबको जर्नल एंट्री समझिए क्या इस सम की? पक्का? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए प्लीज। जगह बुक में है, बुक में जर्नल एंट्री की जगह उधर लिख लीजिए, ठीक है गाइस? दैट वुड बी इट फॉर द डे, थैंक यू।